हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि चेनाब ब्रिज को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पारादीप पोर्ट को लेकर के। तो पारादीप पोर्ट को अगर हम मैप में व्यू करें, पारादीप पोर्ट एक नेचुरल पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है जो इंडिया के उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। ये जो पारादीप पोर्ट जो है वो महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल के कन्फ्लुएंस वाले रीजन में सिचुएटेड है। पारादीप पोर्ट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा। और जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है वो एक ऑटोनोमस कॉरपोरेशन के द्वारा जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंडर एडमिनिस्ट्रेट होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर फंक्शन करता है। तो ये पारादीप पोर्ट से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा पारादीप पोर्ट? तो कुछ टाइम पहले जो कैबिनेट है मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने पारादीप पोर्ट में इनर हार्बर फैसिलिटीज जो होती हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए एंड डीपनिंग के लिए अप्रूवल दिया था, जिसकी वजह से जो पारादीप पोर्ट है वो न्यूज़ में बना हुआ था। द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जल्द ही वीज़ा की एक नई कैटेगरी डेवलप की जाएगी आयुष थेरेपी को लेकर के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो हमारे इंडिया में ट्रैवल करें। और ट्रैवल करने से न सिर्फ हमारी आयुष थेरेपी जो है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। अगर हम कोविड के टाइम में देखें तो टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। और इसी का रीज़न आप मान सकते हैं कि श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो देखने को मिला, उसका भी एक मेजर रीजन ये है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो मेजॉरिटी में बेसिस होती थी टूरिज्म के ऊपर। लेकिन टूरिज्म सेक्टर कोविड की वजह से और उस टाइम पहले वहाँ पर कुछ टेररिज्म अटैक देखने को मिले थे, जिसकी वजह से वहाँ का टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हुआ। और उसकी वजह से ये जो परेशानी है, जो हर्डल्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में देखने को मिली। हालांकि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत सारी सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है कि टूरिज्म के ऊपर ही इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप है इंडिया में, और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है, इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हेल्प करता है। तो उस सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए ये एक एडिशनल पॉइंट्स ऐड किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि आयुष सेक्टर जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें आयुर्वेदा आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है। इन सब की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में होम्योपैथी आता है। इंडिया में इन सभी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में इसको प्रमोट किया जा रहा है। हमारे एंशियंट टाइम से ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, और पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे जो लोग हैं वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। अगर हम केरला में देखें तो केरला में जो टूरिज्म सेक्टर है वहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। सेम इसी तरीके से एवरी जो स्टेट है, एवरी स्टेट इंडिया का इस तरीके से अपने टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर सकता है, और हमारी ट्रेडिशनल जो कल्चर्स हैं वो भी इसके साथ में डेवलप होंगी। ओके, हमारी कंट्री की जो एक पावर है वो पूरे ग्लोबली लेवल पर शो होगी कि इंडिया किन किन पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनरिच है एंशियंट टाइम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम देखें तो आप सभी को पता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट्स हैं उनके बीच में बहुत सारा बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रेगुलर वहाँ पर क्लैश भी देखने को मिलता है। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो आसाम स्टेट का लगभग वहाँ के हर स्टेट के साथ में कोई ना कोई बॉर्डर इशू है। कुछ टाइम पहले आसाम और मेघालय के बीच में डिसीजन हुआ था। हालांकि कल हमने उस डिसीजन को लेकर के डिस्कशन भी किया था कि वहाँ पर एक तरीके से विरोध देखने को मिला है। वहाँ की जो भी ऑटोनोमस जो काउंसिल हैं उन्होंने विरोध किया है, अपोज किया है कि हमसे डिस्कशन करके वो जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ है मेघालय और असम के बीच में उसमें हमसे डिस्कशन नहीं किया गया था। और अब अरुणाचल प्रदेश और असम में एक पैनल बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि जो भी बॉर्डर इश्यूज हैं, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व किया जा सके।
ओके, यहाँ पर जो कमेटीज़ हैं इसमें जो बॉर्डर एरियाज के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को मिला करके ये जो कमेटीज़ हैं वो फॉर्म की जाएगी। इन कमेटीज़ में जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ जो हैं उनके जॉइंट सर्वेस किए जाएंगे, उनको लेकर के जो टेंजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए एक टाइम बाउंड मैनर में उन सभी को फाइंड करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। और जो सॉल्यूशन है वो हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बेसिस पर, एथनिसिटी, कंटिग्यूटी, इसके अलावा जो लोगों की इच्छाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है दोनों स्टेट्स की, उसके अकॉर्डिंग ये जो कमेटीज़ हैं, ये जो सर्वे हैं, उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जूलियन असांजे को लेकर के। यूके की कोर्ट ने इशू किया है कि यूएस को जूलियन असांजे को एक्सट्रेडिशन कर दिया जाए। आप सभी को पता है जूलियन असांजे, उन्होंने कुछ सीक्रेट फाइल के नाम से कुछ पब्लिकेशन किया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले थे कि इराक और अफगानिस्तान वॉर में किस तरीके से इलीगल तरीके से या फिर इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ये वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई और ये वॉर जैसी सिचुएशन में बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ की गई। इसको लेकर के उन्होंने कुछ सीक्रेट फाइल, कुछ सीक्रेट स्टेटमेंट जो हैं सामने रखे थे जिसको लेकर के उनके खिलाफ में रेगुलर केसेस चल रहे हैं। अब ये यूके की जो कोर्ट है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इसको यूएस को सौंप दिया जाए, इनको जूलियन असांजे को। लेकिन अभी वहाँ की जो इंटीरियर मिनिस्टर है प्रीति पटेल, उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा, उनका जो डिसीजन है वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जो उनका एक्सट्रेडिशन है उसको किया जाएगा। अगर 14 डेज़ में ये जो डिसीजन हुआ है, अगर इस 14 डेज़ में मिस्टर असांजे जो हैं वो कोई भी अपील नहीं करते हैं या अपील करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका रिजल्ट निकल करके आएगा। जूलियन असांजे से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। जूलियन असांजे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के राइटर, इसके अलावा उन्होंने 2006 में विकिलीक्स को फाउंड किया था। 2006 में जब उन्होंने विकिलीक्स को फाउंड किया उसके बाद में टाइम टू टाइम बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो राइटिंग्स जो हैं वो उन्होंने पब्लिशिंग की विकिलीक्स के ऊपर। जूलियन असांजे ऑस्ट्रेलियन एडिटर, पब्लिशर एंड एक्टिविस्ट। ओके, 2006 में उन्होंने विकिलीक्स को फाउंड किया। 2010 में ये जो विकिलीक्स है तब इंटरनेशनल अटेंशन इसने गेन की जब इन्होंने यहाँ पर यूएस आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्सिया मैनिंग से रिलेटेड कुछ लीक्स जो हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं जब इन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया तो इसको लेकर के बाद में ये जो विकिलीक्स है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि रामनवमी के दौरान जो हमारा एक अगर हम देखें तो हिंदुइज्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। उस टाइम में कुछ यहाँ पर प्रोसेशन किए जा रहे थे, कुछ जुलूस निकाली जाती है, कुछ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसके बाद जिस टाइम में जहांगीरपुरी में कुछ इश्यू क्रिएट हुए थे। अब उसको लेकर के वहाँ पर जो भी एनक्रोचमेंट है, जो भी इस तरीके की एक्स्ट्रा एक्टिविटी इलीगल तरीके से वहाँ पर होम हाउस या फिर अगर शॉप्स कंस्ट्रक्ट कर रखी हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनको डिमोलिश करने के लिए यहाँ पर बुलडोज़र का यूज़ किया जा रहा था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि इस तरीके का कोई भी डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो वर्क है वो रेगुलर चलता रहा। मतलब एक ही प्रॉब्लम के लिए, एक ही इशू के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक ही दिन में 2 बार ऑर्डर पास करने पड़ी। एक तरीके से जो हमारी जुडिशरी है उसके ऑर्डर को लेकर के यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश की गई है कि जुडिशरी ने जो भी स्टेटमेंट दिया उसको संज्ञान में ना लेकर के, उसको ध्यान में ना रख करके इस तरीके का जो इशू है वो रेगुलर देखने को मिला। ओके, कल भी हमने डिस्कस किया था, जो हमारा एडिटोरियल पेज था कल का, उसके ऊपर द हिंदू में उसके ऊपर एक आर्टिकल था और उसमें बताया गया था कि इस तरीके का जो एनक्रोचमेंट इशू देखने को मिल रहा है उसकी वजह से जो हमारे इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है। ओके, उस आर्टिकल में कल ये बोला गया था कि देखो ये हालांकि जो हाउस जो है, घर जो है, क्योंकि अभी MP में इसी तरीके का इशू देखने को मिला कि कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके बाद में वहाँ पर जो भी एनक्रोचमेंट है उसके नाम पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया गया और लोगों के जो घर हैं, जो उनके बेसिक जो चीज़ें हैं, फाउंडेशन है, उनको तोड़ दिया गया। इसको लेकर के उस आर्टिकल में ये बोला गया था कि हाउस जो है भले ही हमारे फंडामेंटल राइट मीन्स आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर नहीं आता है, लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल लॉज हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं इस तरीके की एक्टिविटी करके। सुप्रीम कोर्ट ने जब कल जहांगीरपुरी वाले इशू को लेकर के ये आंसर दिया तब उन्होंने बोला कि इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
कानून के खिलाफ है, इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आपने ना सिर्फ क्वेश्चनिंग की, ऐसा नहीं है कि आपने कोई केस रजिस्टर किया है, उसके ऊपर सुनवाई करते हुए जुडिशरी ने आंसर दिया है तब जा करके आप रिजल्ट कर रहे हो। आप अपने बेसिस पर ये जो इंस्टेंट जो रिजल्ट देने की जो प्रवृत्ति है वो एक तरीके से जुडिशरी का जो फाउंडेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हजार्डस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो केरला में, आप सभी को पता है कि वहाँ पर के रेल लाइन प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने की बात की जा रही थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी बात रखी है और यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं आलोक वर्मा, वो एक यहाँ देखिए पेरिस बेस्ड कंसल्टेंसी सिस्ट्रा जो क्या करती है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट जिन्होंने प्रिपेयर की थी उसमें उसके एक तरीके से एक्सपर्ट हैं आलोक वर्मा। उन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है कि केरला में इस तरीके का जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने की बात की जा रही है, ये जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर अगर हम देखें, हालांकि वहाँ की पॉपुलेशन और ट्रैफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है, लेकिन वहाँ के जो भी जैसे पैडी फील्ड्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उन सभी चीज़ों को, और इसकी वजह से जो क्लाइमेट रिलेटेड कैलेमिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी बेसिक फीचर हैं उनको हमें, जो भी नेचुरल वेजिटेशन है उनको हमें प्रोक्योर करना चाहिए और अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर आलोक वर्मा जो हैं उन्होंने बताया है कि अल्टरनेट में हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम में ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक्स हैं उन्हीं को हम इस तरीके से तैयार करें कि ट्रेन की जो स्पीड है 20 to 30% यहाँ पर इंक्रीज़ की जा सके, मतलब ट्रेन को टिल्ट किया जा सके। टिल्ट क्या होता है, जिसमें एक मैकेनिज्म होती है जिसमें रेगुलर ब्रॉड गेज जो ट्रैक्स होते हैं उन्हीं के ऊपर हाई स्पीड जो ट्रेन है उनको इनेबल किया जाता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो स्टेट है वो क्या कर सकता है कि जो भी कर्व्स हैं रेलवे लाइन में उनको स्ट्रेट कर सकता है, और इसके बेसिस पर क्या किया जा सकता है कि जैसे अगर आप देखो तो अगर हमें ट्रेन की स्पीड को जो अगर इंक्रीज़ करना है तो कम से कम कर्व होने चाहिए ट्रेन की जो लाइन है उसमें। तो इसके लिए हम कुछ ज़्यादा जैसे जो ब्रिज हैं उनको बना सकते हैं ताकि जो कर्व हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और थर्ड ऑप्शन ये है, स्टेट कैन एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए डेडिकेटेड लाइन ऑन ब्रॉड गेज फॉर रनिंग हाई स्पीड और सेमी स्पीड ट्रेन इफ़ इट डिस्परेटली रिक्वायर्स ए हाई स्पीड ट्रेन। अगर हमें हाई स्पीड ट्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ब्रॉड गेज जो डेडिकेटेड लाइन है वो इसके लिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें सेमी स्पीड या फिर हाई स्पीड ट्रेन को हम रेगुलर कर सकें। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम रेगुलर कर सकते हैं। यहाँ पर इसरो और IISc के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात रखी है कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला है कि ब्रिक्स बनाई जा सकती है मार्टियन सोइल का। ओके, मार्स की जो सोइल है उसको यूज़ करके उसमें आप बैक्टीरिया और यूरिया की हेल्प की सहायता से ब्रिक्स बना सकते हो। ये जो स्पेस ब्रिक्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑन मार्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये जो ब्रिक्स हैं इनका यूज़ किया जा सकता है। ओके, मतलब आप ब्रिक्स बना सकते हो मार्स की जो सोइल है उससे, और फिर उन ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हो मार्स के ऊपर कोई भी बिल्डिंग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब किस तरीके से ये जो ब्रिक्स जो है वो बनाई जाएगी, इसके प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले जो मार्स की जो सॉइल है उससे एक स्लरी बनाया जाएगा, फिर उसमें ग्वार गम जो है वो ऐड किया जाएगा, एक बैक्टीरियम जिसको स्पोरोसार्किना पैस्चुरी बोलते हैं, यूरिया, निकल क्लोराइड, ये सब कुछ उसमें ऐड किए जाएंगे। फिर जो स्लरी है उनको किसी भी डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर दिया जाएगा, और कुछ दिन के बाद में जो बैक्टीरिया है वो यूरिया को कन्वर्ट कर देगा इनटू क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो क्रिस्टल हैं वो बाईपोलिमर्स के साथ में सिक्रेटेड, जो माइक्रोब्स के द्वारा सिक्रेट किए गए हैं, उनके साथ में अच्छे से वर्क करके जो भी सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको टाइटली होल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से इस प्रोसीजर के तहत जो भी ब्रिक्स हैं उनको फाउंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें ये बोला गया है कि देखो एक स्टडी सामने आई है, RMSI एक नोएडा बेस्ड IT कंसल्टिंग फर्म है,
उन्होंने इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें कोस्टल सिटीज को लेकर के आईपीसीसी ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में ये बोला था कि जो सी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस आईटी कंसल्टिंग फर्म ने ये बात बोला है कि 2050 तक जो सी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कोस्टल एरियाज में जैसे कि कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, चेन्नई, वाइजाग एंड मंगलुरु ये अंडर वाटर चली जाएंगे। मतलब यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है उसमें सिग्निफिकेंट जो नंबर्स हैं वो एक तरीके से अंडर वाटर हो जाएंगे, क्योंकि सी लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सारे इशू क्रिएट होंगे। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में इंडिकेट किया है कि इंडिया का जो सी लेवल है वो 2050 तक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्थ इंडियन जो ओशन है वहाँ पर 1874 टू 2004 तक का अगर हम कंपैरिजन करें तो 1.06 टू 1.75 पर ईयर जो है वहाँ पर सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। और पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें, पास्ट मतलब 2.5 दशक से अगर हम देखें तो 3.3 पर ईयर जो है वो सी लेवल एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसकी वजह से जो इशू है वो देखने को मिलेंगे। अब बात आती है आईपीसीसी की, तो आईपीसीसी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में इसको बनाया गया था WMO वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP के द्वारा। ओके, एक तरीके से ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने की कोशिश करती है ताकि क्लाइमेट को लेकर के पूरे ग्लोबली लेवल पर एक एक्सचेंज हो सके आइडियाज़ और ये जो इशू है इसको सॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है और इंडियन मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी एक रीजनल एजेंसी के रूप में भी वर्क करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में बताया गया है कि देखो, जब अफगानिस्तान में यूएस जब वहाँ पर अपनी आर्मी को इंस्टॉल कर रखा था तो पाकिस्तान ने इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई थी कि अपने यहाँ पर जो तालिबानी आर्मी है या तालिबानी कुछ एक्टिविटीज़ जो थी उनको तो काउंटर करने की कोशिश कर रहा था जो पाकिस्तान है, और यूएस को लेकर के अपनी रिपोर्ट भी सेंड करता था, लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान था उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता था। और इसी का रीज़न है कि यहाँ पर अफगानिस्तान में जो यूएस की आर्मी है उनको विड्रॉ करना पड़ा, वहाँ की जो तालिबान है उसके पास में सारी पावर हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि भले ही वो अफगानिस्तान का तालिबान या फिर पाकिस्तान का तालिबान था, लेकिन दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा सेम थी। उस आइडियोलॉजी का जो फाउंडेशन है वही रीज़न रहा है कि अब पाकिस्तान में भी जो तालिबानी एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा मैच होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिलता है उनका बॉर्डर एरिया, और वो जो बॉर्डर एरिया है वहीं पर वो जो सोइल है उन्होंने ही तालिबानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेवलप करने में एक तरीके से अपना फाउंडेशन रखा है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पाकिस्तान का जो फ्रस्ट्रेशन है, तालिबान का जो रिस्पॉन्स है उसको लेकर के अगर हम देखें तो पाकिस्तान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंज जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो पहले अफगानिस्तान में इशू देखने को मिल रहा था वो अब चेंज हो रही है और पाकिस्तान में ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और पाकिस्तान में जो तालिबानी एक्टिविटीज़ हैं उनको ये लगता है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान वहाँ पर पावर को कैप्चर कर सकता है, पावर को अपने अंडर कर सकता है, अपने हाथ में ले सकता है, तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं। एक जो न्यूज़ है उसको हमने लेफ्ट कर दिया पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बिहार में 23 अप्रैल को जगदीशपुर बिहार में, जहाँ पर कुंवर सिंह ने 1857 की जो विद्रोह हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें बिहार से रिप्रेजेंट उन्होंने किया था और एक तरीके से डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया को बिहार वाले रीजन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी 1857 के रिवोल्ट में। तो यहाँ पर आप सभी को पता है 75 ईयर और इंडिपेंडेंस में अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आने वाले 25 ईयर्स में इस तरीके से हम अपने इंडिया को अपने आप को डेवलप करेंगे ताकि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो छूट गई हैं आज तक हमसे, उन सभी को हम याद करने की कोशिश करेंगे। हमारी सोसाइटी के जो अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उन सभी को यहाँ पर याद किया जाएगा और जो हमारी हिस्ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर कुंवर सिंह, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। अब 1857 के रिवोल्ट की बात हुई है तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हम यहाँ पर व्यू करेंगे।
अगर हम देखें अलग अलग एरिया से अलग अलग जो हमारे लीडर्स थे 1857 के रिवोल्ट में, तो इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली, बिहार से कुंवर सिंह अमर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर वाले रीजन से अगर हम देखें तो नाना साहेब, राव साहिब जो नाना के भतीजे थे, तात्या टोपे, इन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। आपका क्वेश्चन ये है कि लखनऊ से किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को 1857 की रिवोल्ट में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर और एडिटोरियल पेज पर ही है। यहाँ पर दिल्ली म्यूनिसिपल जो एक्ट है उसको लेकर के बताया गया है और ये जो ऊपर जो आर्टिकल है वो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को लेकर के बताया गया है। इसमें ये जो एक्ट है इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई है, सहमति मिल गई है। अब इसको लेकर के कुछ इशू जो हैं उनको लेकर के बोला जा रहा है कि देखो कोई भी जो कन्विक्ट्स हैं या फिर किसी और से रिलेटेड आपको जो भी डाटा इकट्ठे करने हैं उसको लेकर के यहाँ पर बोला गया है कि जो भी प्रेजेंट टाइम में जो प्रोसीजर था 1920 का जो एक्ट था उसको ख़त्म किया गया है। सीआरपीसी की जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उसको इस एक्ट में शामिल करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि ये जो एक्ट है इसकी वजह से एक अनफाउंडेड एप्रीहेंशन जो है, फियर जो है वो क्रिएट हो गया है कि आपसे जो भी आपके जो डाटा हैं उनको सिक्योर किया जा सकता है। इसके अलावा सीआरपीसी का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर होती है और उस पावर को फिर इस एक्ट में इंक्लूड करने की कोशिश की गई है कि जो भी आपके डाटा हैं उनको एक तरीके से कलेक्ट करना, उनको स्टोर करना, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से उनको यूज़ करना, ये सभी रेगुलर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 20 जो है उसके खिलाफ में, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर बताया गया है कि जो पर्सन के खुद के जो एविडेंस हैं उसकी पर्सनल जो चीज़ें हैं जैसे आप हेयर का, सीमन का, इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो तो आर्टिकल 20 के ये खिलाफ है ये एक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दिल्ली का जो अभी एक्ट पास हुआ है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। इसको लेकर के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि फेडरलिज्म की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर सकता है, उसको क्या करता है, डाइल्यूट करता है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो दिल्ली में एमसीडी जो है उसको 2011 में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, तीनों को यूनिफिकेशन कर दिया है। अब इसमें ये बोला गया है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल लिया, ये बात रखी, तब उन्होंने जो दिल्ली गवर्नमेंट है उससे इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि आर्टिकल 239 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें ये बात बोली गई है जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है और उन्होंने ये बोला है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है 239 ए सब क्लोज 3B के पास में कि दिल्ली को लेकर के किसी भी मैटर को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। और ये जो लॉ है जो अभी एमसीडी का जो लॉ नया बनाया गया है इसमें ये जो लॉ है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई वार्ड्स की कितनी संख्या होगी, कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कितने काउंसलर होंगे, इन सभी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट पावर बना सकती है। प्रेजेंट टाइम में जितनी सीट्स हैं उनको रिड्यूस करके 272 से 250 सीट जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये भी पावर ले ली है कि सैलरी और अलाउंस जो भी एमसीडी के मेंबर रहेंगे उनकी क्या सैलरी रहेगी, क्या उनका अलाउंस रहेगा, इसको लेकर के भी जो भी मैटर्स हैं उनके डिसीजन की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले ली है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हालांकि पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है क्योंकि आर्टिकल 9A जो है पार्ट 9A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बोलता है कि स्टेट के पास में अगर लेजिस्लेचर है तो उसके पास में लॉ बनाने की उसके पास पावर है और म्यूनिसिपैलिटीज़ को लेकर के भी। लेकिन उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया 239 AA का, हालांकि बाद में 74 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया गया और यहाँ पर बात रखी गई कि दिल्ली को भी ये पावर दी जाए, लेकिन पार्लियामेंट ने इस तरीके की जो पावर है वो अपने पास में रखी है। यहाँ पर बहुत सारी कमेटीज़ की बात की गई है कि जिसमें पहले भी ये बोला गया था कि जैसे कि वीरेंद्र प्रकाश कमेटी रिपोर्ट की बात करें, इसके अलावा बालकृष्ण कमेटी 1987 की बात करें जिसमें बोला गया था कि दिल्ली का जो एमसीडी वाला पार्ट है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। ओके, तो जब ये रिकमेंडेशन दी गई तो दोबारा से उनका यूनिफिकेशन क्यों किया जा रहा है। ओके, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो जो भी इशू है उसको अगर हम एक कोलैबोरेशन के थ्रू, एक कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फेडरलिज्म जो हमारा एक बेसिक फीचर है उसको हम रेगुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, यहाँ देखिए,
उन्होंने ये बोला है कि जब भी जुडिशरी में या जजेस के द्वारा बेल को लेकर के कोई डिसीजन लिए जाते हैं तो क्या रीजन रहे, अगर आपने बेल को अप्रूवल किया है या उसको एक तरीके से मना किया है, तो उन सभी को लेकर के आपके जो बेसिक प्रोविजन है वो रखे जाने चाहिए, बताया जाना चाहिए। मतलब जो जजेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रीजन्स बताए जाने चाहिए कि बेल डिसीजन में किन रीजन के बेसिस पर उन्होंने सारे वर्क किए हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने गुजरात के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जिसमें पंचमहल वाला, दाहोद वाला जो रीजन है, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हैं ताकि कुछ लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर एस्टेब्लिश होगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बन सकेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर 6th स्कॉर्पिन जो है उसको जल्दी तैयारी की जा रही है कि उसको सौंप दिया जाएगा हमारी नेवी को। तो यहाँ पर 6th स्कॉर्पिन क्या है, तो इसका नेम अगर आप 6th एंड लास्ट फ्रेंच स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन INS वैक्सीर। ओके, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत मजगांव डोक्स ने टेक्नोलॉजी के अंडर नेवल ग्रुप्स को जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र करने के बेसिस पर 6 जो स्कॉर्पिन हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना था और इनको टाइम टू टाइम जो हमारी नेवी है उसको सौंपा गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो INS कलवरी जो है उसको दिसंबर 2017 में, INS खंडेरी जो है सितंबर 2019 में, INS वगीर नवंबर 2020 में, INS करंजिन मार्च 2021 में, INS वेला नवंबर 2021 में। INS वगीर जो है उसके ट्रायल जो है वो अभी भी चल रहे हैं। तो ये सारे जो नेम है और प्रोजेक्ट 75 जो है वो आपको कंप्लीट ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो मनरेगा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बात बोली गई है, क्वेश्चन किया गया है, पिटीशन डाली गई है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर मनरेगा को लेकर के फंडिंग नहीं हो रही है, उनका जो भी वहाँ पर वर्कर्स हैं उनको उसका लेकर के जो भी वेजेस मिलने चाहिए वो टाइम टू टाइम अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। इस बार के बजट में भी हमने डिस्कस किया था कि कोविड के टाइम में मनरेगा ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन मनरेगा में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए बजट का एलोकेशन बढ़ाने के बजाय वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया, जिसको लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने बात भी रखी थी कि मनरेगा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इस तरीके से मनरेगा को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा वर्क और ज़्यादा बजट एलोकेशन इसमें किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तालिबान ने जब से पावर गेन की है अफगानिस्तान में, उसके बाद में पहली बार वहाँ का जो जुडिशरी है उन्होंने कुछ रिजल्ट दिया है कि कुछ लोगों को जो अल्कोहल है उसको कंज्यूम करने के लिए और उसको सेलिंग करने के लिए ये जो क्राइम उन्होंने किया है उसको लेकर के उनको फ्लोस किया गया। मतलब एक तरीके से कोड़े मारने वाली जो पनिशमेंट है उनको दी गई। और ये 1996 से 2001 में जो काबुल में या अफगानिस्तान में उनकी जो पावर रही उसको दोबारा से एक तरीके से रिमाइंडर करती है कि वो ही एक्सट्रीमिज्म जो पॉलिसी है वो फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो ये आज का हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।